हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि अगर आपने ये ड्रीम देखा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है तो आपको लगातार यानी कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। महीने में कम से कम आपको 20 दिन, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 20 दिन महीने में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कम से कम। ओके। कहीं क्या ऐसा होता है, कभी कभी क्या हम एक महीने में लगभग एक महीने कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, दूसरे महीने से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम 7 दिन तो कंटिन्यू 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगले वीक से हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आज के दौर की मैं बात करूं, पहले के दौर की बात तो गई, आज के दौर की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब छोड़िए, अगर आप किसी भी चीज़ में जाते हैं अब, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम एक एग्ज़ाम दे लिया, 2 एग्ज़ाम दे लिया, 3 एग्ज़ाम दे लिया, नहीं क्वालिफाई हो पाए, तो होता क्या है हमारे साथ, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं बना है, हम इसको छोड़ देते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कुछ भी। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम देखा है, एसआई का हो, टीचर का हो यानी शिक्षक का हो, पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, कोई भी ड्रीम अगर आपने देखा है, पहले में नहीं होता है, दूसरे में नहीं होता है। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि हर अटेम्प्ट को यही मान के चलो कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। हालांकि उसमें अपने आप पर दबाव नहीं बनाना है। आखिरी अटेम्प्ट ये सोच कर चलना है कि हमें इसी अटेम्प्ट में पूरा अपना 100% देना है, हमें पढ़ना है। दबाव एक भी, चाहे आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, आपको उसमें भी अपने आप को दबाव महसूस नहीं कराना है। दबाव महसूस कराने से फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, होता है वो होता है हानि। ठीक है, नुकसान ही होता है दबाव में खुद को महसूस कराने से। हालांकि ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है किसी के लिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो। हमारे साथ क्या होता है, हमारा आखिरी अटेम्प्ट होता है तो हमें लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। होता है, बहुत सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले अटेम्प्ट से ही अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के चलना है कि हमें इसी अटेम्प्ट में अपना पूरा 100% देना है। ठीक है, नहीं हुआ वो बाद की बात है, फिर कोशिश करेंगे। फिर हमें सेकंड अटेम्प्ट को अपना पूरा 100% देना है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम पहला एग्ज़ाम देने आते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, पहला ही तो एग्ज़ाम है, आगे देख लेंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है या पहली बार पेपर देने जा रहा हूँ तो ठीक है, पेपर ही चेक करके आता हूँ कैसा आ रहा है, ये नहीं सोचना है। ओके, पहला दे रहे हो तो पहले को ही आपको ये सोचना है कि मुझे इसी में निकलने की या इसी को क्वालिफाई करने का प्रयास करना होगा, ये रहता है। तो बस, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का अगर आपने ड्रीम देखा है तो लगातार धैर्य के साथ, लगन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। 1 साल 2 साल, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती है तब तक आपको लगे रहना है। उसके साथ आपको प्लान बी भी रखना है। प्लान बी क्यों रखना है, मान लीजिए आपने यूपीएससी यानी आईएएस का ड्रीम देखा है, पीएससी यानी स्टेट पीसीएस एसडीएम वगैरह का, डीएसपी वगैरह का आपने ड्रीम देखा है। भगवान ना करे अगर ये ना हो तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर ये ना हो तो मैं आगे चल के क्या कर सकता हूँ। उसको हमें क्या करना है, जैसे हमने पहला अटैम्प्ट दिया, दूसरा अटैम्प्ट दिया, तीसरा दिया, नहीं हो रहा है, ये तो पढ़ते ही रहना है। ठीक है, उसके साथ में हमारा जो भी प्लान भी है उसको भी साथ में क्या करते चलना है, लेकर चलना है। क्लियर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी का, हम उस पर वापस आते हैं।
हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जल संसाधन, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो कृषि देखा था। कृषि टॉपिक से पहले हमने मिट्टी देखी, जलवायु मिट्टी देखी। उससे पहले अपवाह तंत्र देखा, अब हिमालय देखा। अगर उन टॉपिक्स में आपको जो भी कोई भी अगर परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का जो मैंने तरीका बताया सेम आपको वैसे ही रखना है। मैं यहाँ पर जो कंटेंट कराता हूँ उसके आपको MCQs लगाना है, साथ में मेंस के क्वेश्चन भी लगाना है। ओके, क्योंकि मेरा जो मोटिव रहेगा वो मोटिव रहेगा मेंस प्री दोनों को साथ में लेकर चलना। अगर हम मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें साथ में प्री के क्वेश्चंस भी हमारे बनते जाएंगे, तो इसलिए मेंस का हमें लेके चलना है, उसमें प्री भी हम कवर करते जाएंगे। और मैं आपको क्वेश्चन आंसर साथ में बताते हुए चलता हूँ कि प्री का क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा और मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ओके, क्लियर होता जा रहा है ना। और जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं वो जानकारी पिछले वीडियो से ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं कर सकते बार बार, है ना। ओके, चलिए। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के अनुसार यानी चित्र के अनुसार समझा था कि पृथ्वी पर जो कुल जल है यानी 70%, कहीं कहीं जल 71% भी मिलता है और भूमि कहीं कहीं 29 भी मिलती है, कहीं कहीं 30 भी मिलती है। तो हमने चित्र के अनुसार समझा था कि पृथ्वी की पूरी भूमि को पृथ्वी को हम पूरा अगर 100% माने, ठीक है, तो उसमें से 70% क्या है, जल है, 30% क्या है, भूमि है। अगर ये 71% हो जाएगा तो ये 29% हो जाएगा। इस 70% पानी में से हमने देखा था कि 2.5% यानी 2.5% या 3% क्या है, मीठा जल है, यानी जो हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए वो पानी है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने ग्राफ के अनुसार समझी थी। उसके बाद जो हमने टॉपिक यहाँ पर छोड़ा था वो था भूजल या ग्राउंड वाटर। इसमें आपको दोनों चीज़ याद रखना है कि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, दोनों चीज़ आपको साथ में लेकर चलना है। हर लाइन से क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। हर बार मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, इस बार फिर बताऊँगा आपको। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। आपको बस क्या करना है, जो मैं यहाँ पर बताता हूँ बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही वैसा करते जाना है। आपको कहीं से भी ज्योग्राफी के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी मॉक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करते जाना। भूजल निष्कर्षण धरातल में भंडारित जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। जो भूजल मतलब होता है भूमि के अंदर जो जल होता है उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, या भूमि के अंदर जो जल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, भूजल बोल देते हैं। भूमिगत जल भी इसको बोलते हैं। भूमिगत जल मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, यानी अगर मनुष्य को अगर जीवित रहना है तो भूमिगत जल भी होना बहुत ज़रूरी है। भूमिगत जल जीवित रहने, फसल उगाने, मशीनरी का उपयोग करने और जीवन को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है। मानव को वर्षा और धरातली सतह से प्राप्त होने वाले जल की तुलना में यह अधिक स्वच्छ होता है। शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, इसलिए मनुष्य भूजल पर बहुत अधिक निर्भर होता है। क्लियर होगा ना। इसमें अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि प्री के हिसाब से हो। अभी जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं पूरा मेंस के हिसाब से है। ओके, भूजल में परिवर्तित होने के लिए जल को एक प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कि भूजल कैसे बनता है, ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है, महासागरों, झीलों और नदियों जैसी सतह जल का सूर्य द्वारा गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प फिर वर्षा या बर्फ के रूप में परिवर्तित होती है, जो आकाश से बूंदों के रूप में गिरती है। जब जल बूंदों के रूप में भूमि पर गिरता है
तो यह भूमि के अंदर रिस कर चला जाता है और भूमिगत जल के रूप में विशेष क्षेत्रों में जमा हो जाता है, जिसे जल वृंत या एक्वीफर कहा जाता है। क्लियर? तो जल वृत्त क्या कहलाता है या एक्वीफर क्या होता है, ये यहाँ पर लाइन में दिया गया है कि जो बारिश के द्वारा जो पानी गिरता है वो रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी क्षेत्रों ये जो भूमिगत जल के रूप में विशेष क्षेत्रों में जमा होता है, इसको क्या कहा जाता है? जल वृत्त या एक्वीफर कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्या दिया है, यहाँ से हमें थोड़े प्री के हिसाब से क्वेश्चन याद करना है, जैसे भूजल निष्कर्षण से संबंधित तथ्य एवं आंकड़े। ये मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपको हर जगह ये क्वेश्चंस या ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप YouTube पे भी देख लीजिए, अगर YouTube पे अगर आप देखोगे तो आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक मिल सकता है, 2 टॉपिक मिल सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो भारत विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक भूजल निष्कर्षण का उपयोग करता है। यानी जो भूमि के अंदर यानी भूमिगत जल है, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करता है वो कौन करता है? भारत करता है। पूरे विश्व में की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष भारतीय भारी मात्रा में भूजल को निष्कर्षित करते हैं, लगभग 253 बिलियन क्यूबिक मीटर। यह विश्व भर में निकाले गए सभी भूजल का 25% है। अगर हम मान लें पूरे विश्व में 200 देश हैं, ठीक है, तो अगर 200 देशों में से सब देश 1-1% निकालेंगे तो भी ये 200% हो रहा है। अगर 200 देश हैं, अगर ये 0.5% निकालते हैं सभी देश, तो कितना होगा? 100% होगा। लेकिन सिर्फ भारत ही 25% निकाल लेता है। तो सोचिए कि सबसे ज़्यादा निकालने वाला पृथ्वी के अंदर से पानी कौन सा देश होगा? भारत होगा। ओके। अब इसके कारण क्या है कि भारत इतना पानी ज़मीन के अंदर से क्यों निकालता है? तो खपत की उच्च दर यानी हाई रेट ऑफ कंजप्शन भूजल को अपनी पुनर्भरण की तुलना में तेज़ी से निष्कर्षित किया जा रहा है, जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है और अधिक जल की आवश्यकता बढ़ने लगी है। दूसरा पॉइंट क्या है? सीमित जल की मात्रा और जल वृत्त पुनर्भरण की तुलना में तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं, जो भारत को भविष्य में जल की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? बड़ी आबादी और कृषि की जल गहन प्रकृति, जैसे बढ़ती हुई आबादी और कृषि। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पानी यूज़ होता है वो कृषि में होता है। यह चिंता का विषय है कि भारत में अधिक भूजल शेष नहीं बचा है। पर्याप्त भूजल के बिना, विशेषकर सूखे के दौरान, पीने, फसलों, पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कम उपलब्ध जल का अर्थ कम भोजन, सीमित आपूर्ति के साथ उच्च मांग की पूर्ति। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्री के लिए। ये पूरा कंटेंट आप देख रहे हैं वो मेंस के लिए है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ प्री और मेंस दोनों के लिए। ओके। फिर चौथा जो कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या है पानी को निकालने की ज़मीन से? जलवायु में परिवर्तन भी भूजल की कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मानवीय गतिविधियां भी भूजल की कमी के लिए प्राथमिक कारण है। जलवायु पैटर्न में बदलाव इस समस्या को बढ़ा देते हैं और भूजल की कमी की प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। 5वां कारण क्या है? इसलिए भारत में भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण और कुप्रबंधन
प्राकृतिक कारकों के साथ भूस्खलन का कारण बनता जा रहा है। देखिए, हम पानी यूज़ करते हैं हम पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पानी हम यूज़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब आंकड़े हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं? जब हम पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं या कोई नई रिपोर्ट आई होती है जलवायु मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, तो वहाँ से हमें ये पूरा आंकड़ा मिलता है। ओके, चलिए अब ये यहाँ से मेंस के क्वेश्चन तो हम यहाँ से बना ही ले जाएंगे, उसके साथ साथ में हमें प्री के क्वेश्चंस भी यहाँ पर बहुत मिलेंगे, उनको ध्यान में रखना है और आपको साथ साथ में अंडरलाइन भी करते चलना है। अगला क्या है? धरातलीय जल संसाधन। हम क्या पढ़ रहे हैं? जल संसाधन पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? भूमिगत जल संसाधन पढ़ा। दूसरा पढ़ रहे हैं हम धरातलीय जल संसाधन। जल संसाधन क्या होते हैं? जो हमें पानी उपलब्ध कराते हैं, जल उपलब्ध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ओके, सरफेस वाटर रिसोर्सेस। चलिए, भारत में धरातलीय जल के 4 मुख्य सोर्स हैं, यानी भूमि के ऊपर जो जल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? धरातलीय जल संसाधन। तो नदियाँ, झील, बांध, तालाब, इसमें हम महासागर भी जोड़ देंगे। इनमें से नदियाँ प्रमुख हैं, ठीक है। नदियाँ क्या है? प्रमुख है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत अनुमानित वार्षिक प्रवाह, भारत की सभी नदियों की बात कर रहे हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत अनुमानित वार्षिक प्रवाह 1869 यानी 1869 क्यूब किलोमीटर यानी घन किलोमीटर है। स्थलाकृति, ये प्री का क्वेश्चन, यहाँ पे हर लाइन पे आपको ऐसे स्टार बना लेना जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर MCQ बन सकते हैं। स्थलाकृति जलीय एवं अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% भाग का उपयोग ही वर्तमान में स्थानीय लोगों द्वारा किया जा सकता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत है। भारत का पूरा क्षेत्रफल ये है, तो इसके 1/3 भाग पर 1/3 भाग पर यानी 33% पर, या यहाँ पर 32% दिया है, तो यह 33% पर कौन सी नदियाँ हैं? ये 3 नदियाँ। ये सारे MCQs आपके लिए प्री के लिए रेडी हो रहे हैं। कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल मिलता है और जिनमें ये नदियां हैं उनसे 60% जल मिलता है हमें कुल संसाधनों का। कौन से कुल संसाधन? धरातलीय। धरातलीय कुल संसाधन कौन से हो गए? एक तो नदियां हो गई, झील हो गई, बांध हो गए, तालाब हो गए। यहाँ पर नदियाँ जो लिखी हैं पूरी नदियाँ लिखी हैं भारत की, और हमें जो 60% जल मिलता है वो ये 3 नदियों से मिलता है। ओके, जबकि मध्य भारत की नदियाँ नर्मदा, तापी, महानदी द्वारा कुल धरातली का 16%, तो 60 और 16 76 हो गया। दक्षिण भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनसे 24% हो गया। तो ये सारी नदी, ये सारे सोर्स कितने हो जाते हैं? हमारे 100% हो जाते हैं। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन सी नदियां हमें जल उपलब्ध कराती हैं भारत में, तो ये 3 नदियां। दूसरे नंबर पे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तीसरे नंबर पे जो मध्य भारत की नदियां नर्मदा, तापी, महानदी।
ओके, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, तीनों को अगर लाइन में पूछते हैं वो, तो आपको बता देना है। चलिए अब हम इसको समझेंगे मैप के अनुसार। देखिए जो यहाँ पर आपको प्योर येलो दिख रहा है ना, वो 10% से कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी वर्षा वाले नहीं, यहाँ पर पानी उपलब्ध था। जो आपको 10% से कम, यानी जो आपको प्योर येलो दिख रहा है, ठीक है। ऊपर मैं आपको हेडलाइन पढ़ाता हूँ। वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की है किस किस क्षेत्र में। यहाँ पर माफ़ कीजिए, यहाँ पर बारिश स्ट्रेस्ड मतलब किस क्षेत्र पर ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, या पानी की अनुपलब्धता है, लोग ज़्यादा परेशान हैं कौन से क्षेत्र में, वो यहाँ पर दिए गए सारे एरियाज़ कि किस क्षेत्र में लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं पानी को लेकर। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले जो आपको येलो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा येलो, प्योर येलो, वहाँ पर लोग सबसे कम परेशान है पानी के लिए, या पानी का संकट बहुत कम है। कितना बहुत कम है? 10% से भी कम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा रेडनेस आ गया येलो में, वो 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो पानी से जूझ रहे हैं, पानी की कमी से। क्लियर हो रहा है ना। फिर थोड़ा और रेड होता जाएगा, अभी मैं इस मैप में भी आपको बताऊंगा। वो लोग ऐसे, या उनको मीडियम बोल सकते हैं। 20% लोग से 20 से 40% लोग ऐसे हैं जो पानी से जूझ रहे हैं, पानी की कमी से। फिर और रेड एरिया, ये 40 से 80% लोग ऐसे हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ये और रेड हो जाता है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। फिर ये ग्रीन क्षेत्र है, यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, यानी यहाँ पर बर्फ़ है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके, बर्फ़ को गर्म करके पानी बनाते हैं। अब यहाँ पर ये येलो दिया है, वो क्षेत्र ये हो गए, इधर के उत्तर पूर्व क्षेत्र हो गए, ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 10% से कम, 10% से कम, ठीक। ये प्योर येलो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको प्योर येलो दिखे, 10% से कम, 10% से कम। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जो भी आपको राज्य मिलेगा मैप के अनुसार, आप देखिए, यहाँ पर आपको उड़ीसा मिलेगा, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, ये जो आपको एरिया मिले, यहाँ पर आपको नागालैंड मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, असम मिलेगा, मेघालय मिलेगा। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर लोग सबसे कम पानी की कमी से जूझ रहे हैं। फिर हम थोड़े उसके और नीचे आते हैं, ज़्यादा रेडनेस है, वो एरिया कौन से हैं, ये वाले। तो यहाँ पर लोग थोड़ा इनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी से जूझ रहे हैं, लगभग 5 से 10%। ओके, क्लियर हो गया ना। फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे, तो ये एरिया आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा दिख रहा है, ये एरिया। तो यहाँ पर क्या है, लोग 20 से 40% यानी मीडियम बोल सकते हैं। फिर जो 40 से 80%, इसमें मध्य प्रदेश का अधिकतर हिस्सा इसमें आ जाता है, 40 से 80% लोग। फिर बिल्कुल रेड है, वो राजस्थान का, दिल्ली का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, पंजाब का, गुजरात का कुछ हिस्सा, ये एरिया। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर आप देखिए 630 लिखा है, 650 लिखा है। ये क्या लिखा है जो ब्लू में है, एक मिनट,
ये जो ब्लू में है वो क्या है, डिमांड है। तो पानी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना हो रहा है, ये हम बात करेंगे 2008। तो पानी की जो डिमांड थी वो कितनी थी, 634। ठीक है ना। आंकड़ा क्या दिया है, क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। तो कितनी थी, 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी अगर हम 2008 की बात करें। वहीं अगर हम बात करें कि सप्लाई कितना था, तो सप्लाई ज़्यादा था। ओके, अगर हम बात करेंगे 2030 में जाकर, तो यहाँ की जो डिमांड है वो इससे दुगनी हो गई है, दुगनी से भी ज़्यादा। तो आप सोचिए 2030 में क्या स्थिति होने वाली है हमारे यहाँ पर पानी की कमी से, समझ रहे हो ना। और जो आंकड़ा आप देख रहे हैं वो किसका आंकड़ा है, किसने जारी किया है, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, वाटर का होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति होने वाली है पानी की कमी से, चाहे वो भूमि के अंदर का पानी हो, चाहे भूमि के बाहर का पानी हो। यहाँ पर हम सिर्फ स्वच्छ जल की बात करेंगे, क्योंकि हम जो जूझ रहे हैं वो स्वच्छ जल के लिए ही जूझ रहे हैं। ओके, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, और ये आपको राज्य भी याद रखने हैं कि किस राज्य में पानी का संकट ज़्यादा। जो मध्य प्रदेश के हैं उनका लगभग 50% लोग ऐसे हैं, 50 से ज़्यादा, वो पानी से जूझ रहे हैं। जो राजस्थान के एरिया के लोग हैं उनको अगर मैं बात करूं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, बिल्कुल आराम से इसको समझाऊंगा। जो राजस्थान के लोग हैं वहाँ पर लगभग 80% लोग ऐसे हैं, 80% से ज़्यादा जो पानी से जूझ रहे हैं। जो यहाँ पर आपको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेड दिख रहा है वो एरिया। मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो 50% से ज़्यादा, यहाँ कर जो लोग हैं वो 10% से कम। ओके, क्लियर हो गया ना मैप आपको पूरा। चलिए, तो जो ये आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, और इसको आपको पूरे एनालाइज करके अपने एमसीक्यूज़ बनाना है। कैसे एमसीक्यूज़ बनाना, मैं एक खाली स्लाइड पे आपको समझाता हूँ, है ना। देखिए, अभी मैंने आपको मैप पढ़ाया, एक मिनट, मैंने आपको मैप के अनुसार पढ़ाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य, वहाँ पर जल संकट ज़्यादा है, कि भारत के जो पश्चिम राज्य वहाँ पर जल संकट ज़्यादा है, ऐसे तो कहाँ पर जल संकट ज़्यादा है, मैंने आपको मैप के अनुसार समझाया। भारत के मध्य में जल संकट ज़्यादा है कि भारत के दक्षिण में जल संकट ज़्यादा है, ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर मैप के अनुसार समझाई। उत्तर में जल संकट ज़्यादा है कि पूर्व में जल संकट ज़्यादा है, किस राज्य में जल संकट ज़्यादा है, किस अंचल में जल संकट ज़्यादा है। ये सब चीज़ आपको एमसीक्यू से या मैप से आपको एनालाइज करके अपने खुद के टेस्ट सीरीज बनाना। ओके, क्लियर हो गया। हर टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यूज लगाना है, हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चंस की, अपने एग्ज़ाम के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या आपके खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हों। ओके, ऐसे ही पढ़ाई करोगे, थोड़ा उसमें डूब के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको महीने के पूरे 30 दिन या 30 दिन
या 31 दिन आपको पढ़ना है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। आप कम से कम 20 दिन पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम भी आप 20 दिन पढ़िए। 10 दिन आप छोड़ दीजिए, परसेंटेज बार बार आ जाता है। 10 दिन आप छोड़ दीजिए घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, टेंशन नहीं। ओके, चलिए बस आप लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि थोड़ा मुझे भी थोड़ा लाभ हो, है ना। चलिए, थैंक यू।